How are you? And hope you will be fine. चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स। और आज का करंट अफेयर्स हम शो कर रहे हैं 28 अगस्त एंड 29 अगस्त, 28 अगस्त और 29 अगस्त 2020 क्या करंट अफेयर्स बना है, तो जरा गौर फरमाएंगे। एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट के अनुसार यह है कि हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कोविड-19 बीमारी फैल चुकी है और हमारे अंडमान में रहने वाले ग्रेट अंडमानी ट्राइब्स हैं, नॉर्थ स्टैनली ट्राइब्स हैं, ओंग जारवा भी ट्राइब्स हैं। तो ओंग में, जारवा में, नॉर्थ सेंटेनली में और ग्रेट अंडमानी, ये 4 ट्राइब्स में भी कोरोना फैल चुका है, लेकिन बहुत कम लोगों में फैला है, पर फैल चुका है। तो ये ध्यान में रखने की चीज है। पॉइंट क्लियर? अब आइए, अब जो बात कर रहे हैं इसमें 11 वर्ष की एक लड़की है, कृष्णा गुप्ता। वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है और मध्य प्रदेश के 12th का एग्जाम देगी, 12वीं की परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रही है। समझ में आई बात? 11 वर्ष के बच्चे जनरली 6ठे या 7वें या 5वीं कक्षा में होते हैं। ये 11 वर्ष की उम्र में 12th का एग्जाम देगी। 12th के बच्चे जनरली 16 से 19 वर्ष के बीच के होते हैं। ये 11 वर्ष के लगभग 5 से 6 साल कम, पर इनकी आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी क्वांटेंट काफी हाई है। 150 आईक्यू मेजर किया गया है कृष्णा गुप्ता नाम की इस 11 वर्षीय लड़की का, जो 12th के एग्जाम में अपियर होने जा रही है। ये क्वेश्चन बनेगा। अब आइए, अगला जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे। आर्टिकल्स 342 ए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 342 ए यानी क क्या कहता है? यह आरक्षित जातियों में किसी एक उपसमूह को तरजीह देने की अनुमति देता है, दलितों में महादलित। ठीक है, यानी हमारा जो आर्टिकल है 342 ए, जो 2018 में 18 में इसमें ए डाला गया, 242 ए, जिसके अकॉर्डिंग कहा गया है जो आरक्षित समुदाय के लोग हैं, उन आरक्षित समुदायों के बीच में भी हम ऐसे दलित से महादलित, जाति से उपजाति की पहचान कर सकते हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। तो आरक्षण में मान लेते हैं कि एक श्रेणी है दलित, पर दलितों में कुछ खास वर्ग के लोग ही ले रहे हैं आरक्षण, और जो अति पिछड़े हैं वो पिछड़ते चले गए, उनको लाभ नहीं मिला। तो क्यों ना जो बार बार ले रहे हैं अब उन समुदायों को थोड़ा स्टॉप करें और अब वो दे। यानी आरक्षण का एक बास्केट है और बास्केट जो है गांव के, आरक्षित गांव के मुखिया को दे दिया और मुखिया और उसके आसपास लोग आरक्षण ले रहे हैं, खुद को अवेयर कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो गलत है ना। जो उस आरक्षित समूह में जो दलित हैं, महादलित हैं, बहुत पिछड़े हैं, उनका क्या? यानी हमने मछलियों को चारा दिया और वही कुछ दबंग मछलियां आ गई और खा ली, और बाकी बस ऐसे ही रह गए। तो बार बार चारा दिया, बार बार वही आके खा गई, तो अन्य मछलियों का क्या? इसको मिलना चाहिए ना। बिल्कुल। तो आर्टिकल्स 342 ए जो 2018 में ऐड किया गया, ए वाला, वो कहता है कि हम आरक्षण को सही जगह पर सही लोगों तक पहुंचाने के लिए आरक्षित समूहों को भी हम उप समूहों में बांट करके कर सकते हैं, और आरक्षण का पूरा बास्केट किसी एक समुदाय विशेष को हम नहीं दे सकते। फिर आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। एक एग्जाम्पल लीजिएगा बेटा, आप लोग बुरा मत मानिएगा, एज ए टीचर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे हमारे आदिवासियों में मीना जाति समुदाय हैं, हमारे राजस्थान में रहते हैं, गुजरात में भी रहते हैं, मध्य प्रदेश में भी कुछ रहते हैं, और मीना समुदाय अवेयर हैं और आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, SC/ST को जो आरक्षण मिलता है, लेकिन वही ज्यादा उनको मिल रहा है। उनमें उनका कोई दोष नहीं है, वो अवेयर है, ले रहे हैं, लेकिन एक न एक दोष है कि वहां तक, नीचे तक नहीं जाने देते। ये लॉर्ड मैकॉले का फिल्ट्रेशन थ्योरी पर काम कर गया। एक खास विशेष के लोग जो है एजुकेशन ले रहे हैं और नीचे तक पहुंच नहीं रहे शिक्षा, तो ये गलत है ना, इसको रोकना है। और इस पर बात चल रही है, लंबी बहस चल रही है, इसमें चेंज होगा तो उसको हम सब सेक्शन करके आरक्षण को बांट सकते हैं।
अगर मान लेते हैं कि एसटी का आरक्षण 8.5 है और 8.5 में इतनी जातियां जो इतने को मिलती है, तो हम कह सकते हैं 4 ये लें और 4 महादलित वाले लें, 4% बांट सकते हैं। ये है राइट गवर्नमेंट को अंडर दिस आर्टिकल, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पर एक्नॉलेज्ड, संज्ञान लिया है। अब आइए, अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स में। कुछ आर्टिकल्स हैं 14, 15, 16, 338, 341, 342 एंड 342A को कोर्ट ने पुनः परिभाषित करने को कहा है, ताकि आरक्षण का पूरा बास्केट किसी जाति विशेष को ना मिले। समझ आई? 14, 15, 16, 338, 341, 342, 342A को रीडिफाइन करने का काम कोर्ट ही करेगी, और कोर्ट ने कहा है तो सरकारी आदेश पर वो कोर्ट करेगी, और इसमें पूरा बास्केट किसी एक जाति विशेष को ना मिले। ये बहुत अच्छी बात होने जा रही है। अब आइए, हमारे देश में वर्तमान में 108 हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट यानी विमानपत्तनम स्वचालित नहीं, मतलब एक्टिवेट है, सक्रिय है, और वो वर्किंग में है, फंक्शनिंग में है। 108 याद रखिएगा। अब आइए, इन 108 में से 10 जो है कस्टम डिपार्टमेंट का एयरपोर्ट है, कस्टम डिपार्टमेंट का। इसमें 11 जो है प्राइवेट एयरपोर्ट है, 11, और 58 जो है आज डोमेस्टिक लेवल में है, बाकी इंटरनेशनल की ओर है। तो ये हमारा पोर्ट का एक डिवीजन है, एयरपोर्ट की बात। अब आइए, जो हमारी दिल्ली की सरकार है, मिस्टर केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जो है, केजरीवाल की सरकार है। एंड रिमेंबर, हमारी एनसीटी दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दिल्ली की सरकार ने यह लक्ष्य तय किया है कि 2023 तक हम दिल्ली में ग्रीन बेल्ट, हरित क्षेत्र को 25% एरिया तक पहुंचा दें। वर्तमान में 22% के आसपास दिल्ली में फॉरेस्ट है, जिसे 3% पहुंचाने की बात अगले 3 वर्ष में करनी है। पर ईयर 1% इजाफा करनी है। समझ में आई? ये पर्यावरण का सवाल डीएसएसबी के लेवल पे क्वेश्चन पे आएगा। अब आइए, सड़क परिवहन मंत्रालय और नेशनल हाईवे जहाज रानी मंत्रालय, ये हमारे नितिन जयराम गडकरी जी के पास है, और उन्होंने अभी एक रूल रेगुलेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक सड़कों पर जो भारी भरकम जो गाड़ियां चलती हैं, देखते होंगे बड़े बड़े ट्रक है, बड़े बड़े ट्रॉलर, मशीन, इन सबको लेके, टैंक वैंक को लेके जाती है, कभी कभी तोप को भी लेके जाती है, और बड़े बड़े मशीनरीज को लेके जाती है। तो याद रखिएगा, और खुद बड़ी बड़ी मशीनें चल रही होती हैं। तो जो सड़कें हम बनाते हैं, सड़कें भी डैमेज होती है जब वो चलती है। जब हाथी चलता है तो कहते हैं ना, हाँ भाई धमधमा के चलती है। तो ये बड़ी बड़ी मशीनें, भारी वाहन जब चलते हैं तो सड़कें दबती है, खराब भी होती है, उबड़ खाबड़ भी होती है, टूटता भी है, और पुल भी कभी कभी डैमेज हो जाता है, और पुल पर भी डैमेज होने के चांस भी बने रहते हैं। तो इन गाड़ियों के लिए कहा गया है कि जब वो ब्रिज क्रॉस करें तो इन भारी भरकम गाड़ियों की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं होगी, और उस गाड़ी, भारी भरकम जो गाड़ियां जा रही है पुल पर, उससे आगे उसका एक पायलट गाड़ी चलेगी जो लोगों को आवाह करेगी, और इससे स्पीड नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है। और इन गाड़ियों को अगर सड़क पे, हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे ले जाते हैं तो इनकी फीस पर 50 किलो जो 2000 रुपये लगता था, अब उसे बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया। मतलब कि अगर एक दिल्ली से एक वाहन को, ठीक है, निमराना जाना है, कोई काम के लिए जाना है निमराना, वहां पहाड़ तोड़ना है, कुछ भी करना है, क्रशर मशीन है बड़ा सा, तो वो जो वाहन जाएगा सड़क पे, तो मान लेते हैं कि 80 किलोमीटर है, तो 3 2 5 यानी मान के चलिए 5000 रुपये उसको रास्ते के लिए खर्च होगा। ये अलग है, टोल टैक्स तो वो अलग देगा। समझ आई बात? तो ये है, समझ में आई? गौर फरमाइए। ये सब तो रूल नहीं मालूम था ना, पर हम आपको स्मार्ट बना रहे हैं।
में, जीएस में, करंट अफेयर्स में। हम कह रहे हैं ये आपके नहीं आएगा, पर अंडरस्टैंडिंग तो होगी ना। अब भाई, भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है, जिस तरह से कोविड-19 फैला है और जो एपिडेमिक पेंडेमिक बना है, उसको ध्यान में रखते हुए अब एमबीबीएस की यानी डॉक्टर की जो पढ़ाई होती है एमबीबीएस, उसमें 80 आवर्स का एक और सब्जेक्ट सिलेबस जोड़ दिया गया है, जो महामारियों के ऊपर पढ़ाई जाएगी। 80 घंटे की पढ़ाई महामारियों के ऊपर होगी। एमबीबीएस में ये आ गया। और 80 घंटे का मतलब ये हुआ बेटा कि एक दिन में अगर 3 घंटे पढ़ाते हैं तो सीधी सी बात है लगभग 30 यानी 1 डेढ़ महीने की पढ़ाई बढ़ गई, नहीं पर एडजस्ट हो गया। अब भाई, करेंसी की बात करें, ये जो कोविड-19 का फेज हुआ, इस फेज में जो हमने कहा कि भाई पैसे का लेन देन कम करिए, इस पे भी वायरस होता है, सैनिटाइज कर लीजिए या कम लेन देन करिए, डिजिटल जाइए, तो बहुत सारे लोग ही नहीं, बैंक खुद इन तमाम रुपयों को सैनिटाइज करती है जो भी ट्रांजैक्शन से आता है। तो सैनिटाइज करने के चक्कर में जो है अल्कोहलिक है, तो जो नोट है उसकी क्वालिटी भी समय के साथ डैमेज होगी, कलर इफेक्ट भी पड़ेगा, केमिकल है सैनिटाइजर। तो इससे क्या होगा कि उसकी फेडिंग कंडीशन में आएगी और रुपया जो है एक तरह से खोटा हो जाएगा, तो फिर चलेगा नहीं, बर्बाद हो जाएगा। और हुआ है कोविड पीरियड में अब तक जितना भी करेंसीज है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा यूनिट बर्बाद हुआ है, खराब हुए हैं? 2000 रुपए का जो यूनिट है 2000 वाला करेंसी, वो सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ है, ठीक है। और सबसे ज्यादा डिमांड 500 रुपए की करेंसी का हुआ है। और 1 रुपए का जो सिक्का हमारा चलता था उसमें 95% की कमी आई है। 95% 1 रुपए की मांग घट गई। क्यों? क्योंकि मोस्टली आप चेंज में वर्क कर नहीं रहे हैं। अंडा वाले, खमोचे वाले, छोटे मोटे दुकानदार, इलेक्ट्रीशियन, सब्जी वाले तक, फ्रूट्स वाले तक, सब क्या रख दिया है वहां पे? डिजिटल पेमेंट। तो 31 रुपया, 32 रुपया, 33 रुपया, ये सब चीजें आप तो डायरेक्ट करने लगे, तो आपको सिक्के की भौतिक रूप से फिजिकली जरूरत कम पड़ गई। तो और डिजिटली चला तो डिमांड अपने आप में 95% की कमी आई है, ये ध्यान रखना। अब आई, तो कुल मिला के जो बात हुई है कि इस कमी आई क्या? करेंसी पिछले 1 साल में 1 रुपए के सिक्के की मांग और 200, ठीक है, 200 करोड़ से घटकर 10 करोड़ रह गई है, यानी सीधा 95% सिक्के की मांग 1 रुपए की कम पड़ गई। कोरोना काल में सबसे ज्यादा जो नोट खराब हुआ है वो 2000 का खराब हुआ है और दूसरे नंबर पर 200 का नोट खराब हुआ है, यानी दोनों के कलर का फर्क। अब आइए, हमारे यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर इंक्लूडिंग रेलवे मिनिस्टर हैं हमारे पीयूष गोयल साहब। पीयूष गोयल साहब ने, ठीक है, एक नई पोर्टल को लॉन्च किया है जिसको कहते हैं नेशनल लैंड बैंक सिस्टम, राष्ट्रीय भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की, जो जीपीएस सिस्टम से जुड़ा है, यानी, ठीक है, याद रखिएगा, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से जुड़ा है। ये क्या है? तो भारत के 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी भारत के 29 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, तो अब 29 तो नहीं, अब तो 28 राज्य है, तो 3 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कुल मिला के 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने मिलकर के एक राष्ट्रीय भूमि बैंक प्रणाली को जन्म दिया है, जिसको पोर्टल को लॉन्च किया है हमारे पीयूष साहब ने, जिसमें पूरे भारत में इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लैंड की पहचान की जा रही है और कितनी जमीनें इस ग्रेड में है। ऐसे 3300 से अधिक इंडस्ट्रियल पार्क को शामिल किया गया पूरे भारत में। बेटा, बहुत जगह इंडस्ट्रियल पार्क, एक एरिया डिक्लेयर किया कि यहां इंडस्ट्री लगा, जैसे नरेला है बेटा, ठीक है, नरेला इंडस्ट्रियल पार्क में आता है। ऐसे बहादुरगढ़ का एक बड़ा क्षेत्र इंडस्ट्रियल पार्क है। हमारे दरभंगा में दोनार के पास एक इंडस्ट्रियल पार्क है। तो भारत में लगभग 3300 इंडस्ट्रियल पार्क है जिसकी पहचान की गई, और वहां पर 4,75,000 हेक्टेयर लैंड की पहचान की गई है, और इन सभी का डाटा इस पोर्टल पे होगा।
और वो मोबाइल ऐप से भी देख सकते हैं, कंप्यूटर पे जाकर देख सकते हैं। और इस तरह से अगर कोई भी व्यक्ति उद्योग लगाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, लैंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जमीन खरीदना चाहता है तो डायरेक्ट यहां आए और डील की जा सकती है। ठीक है, और फिलहाल इसकी शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत में 6 स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व है, लेटर ऑन ये 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जुड़ जाएंगे। एक अच्छा प्रयास है, अच्छी बात है। अब आइए, हमारे टेनिस की दुनिया में एक खेल होता है टेबल टेनिस और एक होता है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम 4 हैं, ग्रैंड स्लैम नहीं, स्लैम, ग्रैंड स्लैम 4 हैं। पर लॉन टेनिस के 22 वर्षों से खेल रहे दो भाई जो अमेरिका के हैं, ब्रायन ब्रदर्स, आपको भी मालूम है। तो बॉब एंड माइक, एक का नाम बॉब है, एक का नाम माइक है, दोनों का टाइटल ब्रायंस है। तो बॉब एंड माइक यानी ब्रायन ब्रदर्स 22 वर्षों से लॉन टेनिस खेल रहे थे और 116 से ज्यादा इन लोगों ने टाइटल्स जीते हैं। अब इन दोनों जोड़ियों ने अभी अभी डिक्लेयर किया, आई एम गोइंग टू बी रिटायर। तो इन दोनों ने खेल से रिटायरमेंट ली। ये सवाल रहेगा कि इनमें कौन से वो, ठीक है, भाइयों की जोड़ी है जो टेनिस से रिटायरमेंट की घोषणा की है, ब्रायन ब्रदर्स। चलिए नेक्स्ट, एक पुरस्कार होता है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल बुकर अवार्ड। ये बुकर अवार्ड से अलग है। बुकर अवार्ड जो है वो अलग है, सिर्फ इंग्लिश के लैंग्वेज में मूल रूप से लिखने वाली किताबों को दिया जाता है। ठीक है, जबकि इंटरनेशनल बुकर अवार्ड पूरे दुनिया में कोई भी भाषा में लिखी पुस्तक को दिया जा सकता है, बशर्ते मूल रूप से वो पुस्तक फिक्शंस किसी भी भाषा में लिखी हो पर उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, तो इंटरनेशनल बुकर अवार्ड की जो यंगेस्ट विनर है इस बार की, वो यंगेस्ट विनर है लुकास रिंजेवेल्ड। लुकास रिंजेवेल्ड, जस्ट 29 ईयर्स ओल्ड गर्ल ऑफ नीदरलैंड। नीदरलैंड को पुराना नाम हॉलैंड कहते थे। तो यूरोप के नीदरलैंड की 29 वर्षीय लेखिका है लुकास रिंजेवेल्ड। वो इंटरनेशनल बुकर अवार्ड जीती हैं। उनकी किताब द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग को मिली है। ठीक है, 50,000 पाउंड स्टर्लिंग, लगभग हुआ बेटा 40 लाख रुपए इस किताब के लिए मिला। रूल कहता है कि अगर इंग्लिश में ही लिखे तो पूरा पैसा आपका गया, अगर आप किसी और भाषा में लिखे और खुद ही ट्रांसलेट किए हैं तो अभी आप ही को गया, लेकिन अगर किसी और से ट्रांसलेट करवाए हैं तो ये इनाम की राशि बट जाएगी। ट्रांसलेटर को मिलेगा आधा और आधा राइटर को मिलेगा। तो यही हुआ है इस बार। ठीक है, तो ट्रांसलेटर को मिला। अब है इसमें एक कट्टर ईसाई परिवार की कहानी है जहां लड़की को फ्रीडम नहीं मिल रहा है, उस फ्रीडम की कहानी। ठीक है, अब आइए, वैसे ये किताब द डिस्कम्फर्ट इवनिंग ऑफ इवनिंग 30 से ज्यादा भाषाओं में छप चुकी है। लेट इट। अब आइए, यूएसए में एक समुद्री तूफान, साइक्लोन यानी चक्रवात यानी कि हरिकेन आया जिसका नाम है लारा, और लुसियाना प्रोविंस पे अटैक किया है। तो लारा एक हरिकेन है, ठीक है। अब आइए भारत, और भारत में एक हमारे हिमाचल प्रदेश में लेह और मनाली। तो मनाली हिमाचल में है और लेह लद्दाख में है। लद्दाख हमारा आज एक यूटी है। तो मनाली से लेह को जोड़ने वाला एक टनल, पहाड़ के अंदर एक टनल बनके तैयार हुआ और इनॉग्रेट हो गया वर्चुअली, और उस टनल का नाम है रोहतांग टनल। 9.2 किलोमीटर के आसपास का उसका लेंथ है और 80 किलोमीटर की स्पीड से वाहन उस टनल में, उस सुरंग में गुजर सकती है। और 2 वे बना हुआ है, तभी तो 80 किलोमीटर पर, तो 2 वे बना हुआ है। और हां, ये 10.5 मीटर चौड़ा टनल है, तो 5-5 मीटर का हुआ, प्लस 5 मीटर काफी होता है। 5.5 मीटर हाइट है टनल का,
और टनल का जो शेप बना हुआ है वो है घोड़े के नाल यानी एटॉल शेप में। तो शेप क्या है? एटॉल। हाइट क्या है? 5.5 मीटर। विड्थ चौड़ाई क्या है? 10.5 मीटर। लॉन्गेस्ट कितना है? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर 200 मीटर। डबल लेन है, ठीक है। अंदर ही अंदर इमरजेंसी रिकवरी के लिए अलग लेन है। और समंदर से कितनी हाइट पे है ये? तो 3000 फीट हाइट फ्रॉम सी लेवल, मीटर। 3000 मीटर यानी लगभग 10,000 के फीट के हाइट पर, ठीक है। लगभग इसका कॉस्ट 1458 करोड़, 1458 करोड़ आया है। और ये इस तरह से वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल बन गई है, रोड टनल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेलवे, रोड टनल बन गई है, ठीक है। अब आइए, तो लेह मनाली की दूरी की कितनी कमी रह गई? तो 46 किलोमीटर लेस हो गया डिस्टेंस बिटवीन लेह एंड मनाली। तो ये सारी जानकारी आपको मिली, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 29 को। 28 तो हमने कर दिए। ये 28 हो गया। अब हम 29 पे बात करने जा रहे हैं। ध्यान दें, 29 जो अगस्त है ये हमारे हॉकी मैजिशियन मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस होता है। पॉइंट क्लियर? और इसे हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। क्लियर? याद रखिएगा। और 1928, 1932, 1936 तीनों में ये खेले। 36 बर्लिन में गेम हुआ, ओलंपिक में बर्लिन में गेम हुआ। हिटलर से मुलाकात, डिनर पार्टी भी हुई। हिटलर ने इनको कहा भी, यू हैव टू बिकम ज्वाइन एज ए कोच ऑफ जर्मन टीम, आई विल गिव यू सिटीजनशिप्स एंड सो मेनी आइटम्स। इन्होंने कहा, आपका ऑफर अच्छा है, परंतु मैं उस वक्त अच्छा नहीं लगेगा जब जर्मनी की टीम से इंडिया हारेगी, इसलिए मैं चाह के भी इस ऑफर को नहीं कबूल कर सकता। तो ये थे हमारे मेजर ध्यानचंद। फौज में थे और काफी खेला, खूब खेला। अब आइए, तो टेम्पररी बैन ऑन टेलीविजन सीरियल्स बेगम जान फॉर 2 months इन असम। असम रीजन में बेगम जान एक सीरियल है, टेलीविजन पर दिया जाता है, उसको बैन किया गया है। व्हाट इज द रीजन? दिस इज नो, बट ये भी आपके लिए कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब आइए, परवीन बॉवी ए लाइफ, एक किताब का नाम है परवीन बॉवी ए लाइफ एंड रिटेन बाय, ठीक है, करिश्मा उपाध्याय। ध्यान रहे, परवीन बॉवी भारतीय फिल्म की एक बहुत ही ब्यूटीफुल, स्मार्ट, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, हीरोइन रही। काफ़ी चर्चे रहे। अभी बड़ी मुश्किल स्थिति में डेथ की, आई थिंक डेथ कर चुकी है। तो परवीन बॉवी ए लाइफ करके आया है, ठीक है। अब आइए, बुक। बुक के ऊपर बात करें तो एक किताब है पुंछी, लॉस्ट इन द फॉरेस्ट। पुंछी एक बकरी का सिंबल है जो जंगल में गुम हो गई। इसे पेरुमल मुरुगन ने लिखा है और इंटरप्रेटिंग बाय द प्रिया कुरियन। तमिल भाषा में लिखी एक किताब पुंछी, लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, दैट रिटेन बाय पेरुमल मुरुगन। इट्स ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, दैट्स कॉल्ड प्रिया कुरियन। अब नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज चल रही है जिसमें नीना गुप्ता, जो एक फेमस आर्टिस्ट रही हैं और बोल्ड एंड ब्यूटीफुल के सिंबल्स रही हैं भारतीय विमेन एम्पावरमेंट का, फ्रीडम का। तो नीना गुप्ता, उनकी एक तलाकशुदा पुत्री हैं जिनको बड़े धूमधाम से शादी की और अभी फैशन डिज़ाइनिंग में कोर्स की, और फिर बहुत जल्दी, 3 साल भी नहीं हुआ होगा, 2 या 3 साल, तलाक हो गया। वो फैशन डिज़ाइनिंग करती हैं, तो जैसी माँ वैसे बेटी हुई, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। तो उन दोनों के जीवन पर एक तरह से हाफ बायोग्राफिकल सीरियल है ये। समझ में आई बात? तो इनका नाम है क्या, नेटफ्लिक्स पे दिया जा रहा है, मशाबा मशाबा। सेमी फिक्शनल है। नीना गुप्ता एंड हर डाइवोर्सी डॉटर मसाबा। अब समझिए, नीना गुप्ता बहुत एज्ड हैं, हम लोग के उम्र के होंगे। और जब विवियन रिचर्डसन, वेस्ट इंडीज़ का बहुत बड़ा क्रिकेटर, बैट्समैन हुआ करता,
जब कपिल देव, सुनील गावस्कर सब खेलते थे, लाला अमरनाथ, महेंद्र अमरनाथ सब खेलते थे, ठीक है, वैंक शर्कर सब खेला करते थे, चेतन चौहान सब खेलते थे, उस वक्त के थे। तो विवियन रिचर्डसन अक्सर आते थे भारत, और उस टाइम में क्रिकेट पे लोग फिदा होते थे, ग्लैमर्स की दुनिया होती थी, और क्रिकेटर्स भी लाजवाब होते थे। अभी के क्रिकेटर्स का वो स्मार्टनेस नहीं है, जैसे आज के डॉक्टर का स्मार्टनेस नहीं है, कुछ ही के स्मार्टनेस है। खैर चलिए, वो सब अलग बात है। तो नीना गुप्ता से अफेयर हुआ, दोनों को प्यार हुआ। अक्सर कलकत्ता में दोनों मिला करते थे, धर्मयुग इलस्ट्रेटेड वीकली में छपता था, हम भी बचपन में 10वीं 11वीं 12वीं से पढ़ते थे। तो ये सब चीज़ बचपन से हमें मैगजीन पढ़ने का शौक था। तो उसमें जो है मोहब्बतें हुई, शी बिकम प्रेग्नेंट लेडी। अब लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, जब भी आती जाती थी, लेकिन शादी नहीं, शादी नहीं। तो याद रखिए, उससे एक बेटी हुई। तो बेटी का नाम मशाबा रखा। तो अफ्रीकन मूल में मशाबा का मतलब होता है राजकुमारी। तो मशाबा यानी राजकुमारी। निफ्ट का कोर्स की, फैशन डिजाइनर बनी, अभी 3-4 साल पहले उसके लिए शादी की। जो भी हो, तालाक हो गया है, तो उस पर यह सीरियल है। पर तालाक कोई मायूसी की बात नहीं, ये जिंदगी का हिस्सा है। भगवान किसको कैसी जिंदगी देते हैं, वो हिस्सा है। अब आइए, लक्षद्वीप आइलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, थोड़ा हाई लेवल पे ये सब क्वेश्चन पूछता है। लक्षद्वीप आइलैंड में 36 द्वीप समूह है, 36। उनमें एक कावारती भी है, जो कैपिटल ही है लक्षद्वीप का। कावारती पे क्या है कि बहुत सारे चूहे आ गए हैं, और ये चूहे नारियल की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा। एक तो जड़ खोद देते हैं, और चूहे जनाब नारियल पर चढ़ करके फल खोद देते हैं। तो जड़ खोद देते हैं, फल खोद देते हैं, डैमेज कर देते हैं, बीमारी फैला देते हैं। इससे नारियल की खेती का बड़ा नुकसान हुआ है। तो क्या करें? बगल में केरल राज्य है, और केरल में इसी तरह की समस्या आई थी। तो केरल के लोगों ने बड़ा अच्छा तरीका निकाला। उस क्षेत्र में बहुत सारे एक पर्टिकुलर उल्लू पाल लिए, और वो जो उल्लू है, वो उल्लू का नाम है बार्न ऑल्स, यानी ओवल्स। तो बार्न ऑल्स, तो ऑल्स मतलब उल्लू, बार्न ऑल्स यानी उल्लू का एक किस्म है। वो उस चूहे को खाता है, और वैसे भी उल्लू का प्रिय भोजन चूहा ही है। उल्लू का प्रिय भोजन चूहा ही है, तो चूहा खाता है। तो अगर इस उल्लू को हम ले जाएं और कावारती द्वीप पर छोड़ दें, तो ये उल्लू उड़ के तो लक्षद्वीप से केरल फिर भाग नहीं आएगा, तो उसी पर्यावरण में रहेगा। और चूहा मिल जाए उसे खाने के लिए, तो कहीं और क्यों जाएगा? तो 3 पेयर्स ऑफ बार्ड आउल्स, ठीक है, ब्रिंगिंग फ्रॉम केरला टू रैट्स, किलिंग रैट्स टू सेव नारियल कोकोनट फार्मिंग। समझ में आई बात? देखिए कहां तक सवाल आते हैं। आपके लेवल, ये आईएएस लेवल का सवाल है। अब आइए, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को इंटरनेशनल लेवल का रेलवे स्टेशन बनाना चाहते हैं। इसके लिए अच्छा खासा 6,500 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है, और ये 60 वर्ष के लिए उसको लीज पर दिया जाएगा, जो इसको रिकंस्ट्रक्ट करेगा। होटल्स बनेंगे, 2-2 3 स्टार 5 स्टार होटल्स बनेंगे। एक 3-4 मंजिला होगा, मॉल बनेगा, स्पोर्ट्स सेंटर बनेगा, मार्केट प्लेस बनेगा, ठीक है। और नीचे जो है ऑलरेडी होटल रेस्टोरेंट सब चलेगा, सारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह सब होगा, और नीचे सारे के सारे ट्रेन्स आते जाते रहेंगे। तो पूरा एक लग्जरियस लाइफ होगा, विदेशी यूरोपियन अंदाज में। समझाई? 6,500 करोड़ का प्रोजेक्ट, 4 वर्ष का वक्त, 2024 तक इसे पूरा करना है। और इस कॉन्ट्रैक्ट को जो लेगा वो करे। हाँ, 60 वर्ष तक उसको ये मिलेगा, और उसके बाद उसको आप सौंप दीजिए भारत सरकार को। और इस सिस्टम का नाम है DBFOT, यानी डेवलप करो, मतलब डिजाइन करो, बिल्ड करो, फिनेंस करो, ऑपरेट करो, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्ट करो, ट्रांसफर करो। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर BOT होता है ना, ऐसे यहां पर क्या, डिजाइन करिए, बिल्ड आप करिए, फाइनेंस भी आप ही करिएगा, ऑपरेट भी आप ही करिए 60 ईयर्स तक। आफ्टर दैट क्या करेंगे, आप ट्रांसफर कर देंगे, भारत सरकार को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलिए, अब तो ये भी समझ गए
अब है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ दिल्ली गोइंग टू बिकम सुनली पेपरलेस। दिल्ली के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिसको ट्रायल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला सत्र न्यायालय, समझ में आ रही है हमारी बात, सबऑर्डिनेट कोर्ट, सत्र न्यायालय, सहायक न्यायालय कहते हैं। भारत के दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अब पेपरलेस होने जा रहे हैं, कागज रहित, यानी सारे काम डिजिटली होगा। कागज की बचत करनी है, यानी ग्रीन प्रोग्राम करने जा रही है। एनसीटी दिल्ली डिसाइडेड यूज पराली यानी पैडी वेस्टेज फॉर क्रिमिनेशन। दिल्ली और उसके आसपास हरियाणा, पंजाब, ये सब का, यूपी का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में काफ़ी धान उपजता है और किसान अपनी पराली को खेतों में जलाते हैं। प्रदूषण दिल्ली तक आता है और उनके यहाँ भी आता है। पर दिल्ली में आबादी इतनी, हरियाली इतनी कम, जिसकी वजह से पॉल्यूशन है और प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो दिल्ली सरकार ने ये सोचा है कि पराली जो है, जो लाशें जो जलाई जाती है इलेक्ट्रिक शॉक से, या फिर बहुत जगह निगम बोध घाट जगह जगह है उन सब पे, तो क्यों ना ये जो वेस्टेज मटेरियल है पराली, उसका इस्तेमाल कर लिया जाए। तो पराली से हम अब डेड बॉडी को जलाएंगे, क्रिमिनेशन, दाह संस्कार करेंगे। ठीक है, तो ये दिल्ली सरकार का फैसला अच्छा फैसला है। किसानों को पेमेंट भी मिल जाएगा, यहाँ यूज़ भी हो जाएगा, और लकड़ी इतनी काटने, जंगल काटने की ज़रूरत कम पड़ेगी। अच्छा है। अब आइए, इंडियन रेलवे दिल्ली में मॉस्किटोज को मारने के लिए, दिल्ली में जो उसके पूरे ट्रैक हैं, उन ट्रैक पर अपना मॉस्किटोज ट्रेन चलाई है और वो सैनिटाइज कर रही है 50 से 60 मीटर तक, जो फोर्स डाल रही है उसको सैनिटाइज कर, क्योंकि जनरली रेलवे लाइन के किनारे गंदगी होती है, नाले होते हैं, बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं और वो गंदगी और फैलता है। ठीक है, तो उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। तो रेलवे सैनिटाइज कर रही है, रेलवे के लाइन के दोनों किनारे 50 से 60 मीटर के दायरे में ये होगा। चलिए अब आइए, एनसीटी दिल्ली गॉट स्टार्ट फर्स्ट टाइम काउंटिंग ऑफ बटरफ्लाई 14 से 20। एक्चुअली पूरा सितंबर में पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक राज्य अपने अपने क्षेत्र में तितलियों की संख्या, तितलियों की वैरायटी, तितलियों का आदत, इन सब पे सर्वे कर रही है और बटरफ्लाई की काउंटिंग की जा रही है। बटरफ्लाई में ही ड्रैगन फ्लाई वगैरह सब डाल दीजिए, उसकी काउंटिंग की जा रही है तितली प्रजाति की। केरल में भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। तो एनसीटी गवर्नमेंट ने 14 सितंबर से 20 सितंबर के बीच गणना की है, कर रही है फिलहाल। तो और एक तरह से ड्रैगन या बटरफ्लाई फेस्टिवल भी इसी बीच में मनाया जा रहा है, दिल्ली में भी, और केरल में तो बड़े पैमाने पर बटरफ्लाई फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो ये याद रखिएगा। तो ये भारत के स्तर पर बटरफ्लाई की काउंटिंग हो रही है। जब काउंटिंग आ जाएगी तो फिर आपके पास एक सवाल आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। और फेस्टिवल तो चल ही रहा है। जापान सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ द फ्लाइंग कार। जापान के स्काई डाइव इंक एक कंपनी है जो टोयोटा की अनुषंगी है, उसने जो है उड़ने वाला कार को, प्रोटोटाइप को तो नहीं, कार को उसने लॉन्च किया। लॉन्च किया मतलब टेस्टिंग के लिए। तो ये जमीन से 2 से 3 मीटर, अब हम लोग जो हैं 1.5 मीटर हैं, तो 2 से 3 मीटर, ये छत के बराबर 10 फीट के आसपास उड़ी और 4-5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए उड़ी। तो एक डेवलपमेंट आ रहा है और कह रहे हैं 2021-22 तक उड़ने वाली कार बन के तैयार हो जाएगी। तो किस कंट्री ने अभी फ्लाइंग कार का टेस्ट किया, सक्सेसफुल टेस्ट किया? तो हम कहेंगे जापान। अब आइए, जापान लॉन्गेस्ट रिमेनिंग प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे रिजाइंड ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम। कोलाइटिस बीमारी उनके पेट की आंत का है और बहुत पुराना बीमारी है, पर ये लॉन्गेस्ट रिमेनिंग पीएम हुए। सितंबर 2021 में इनका टर्म पूरा होने वाला था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से इन्होंने रिजाइन दिया और कहा, तो वहां के राजा, वहां सम्राट होते हैं, नेशनल हेड, राजा ने कहा कि आप तब तक पद पर बने रहिए जब तक कि हम तय न कर लें का अगला। तो उन्हीं पार्टी का एक किसान के बेटे जो हैं, वो जो हैं तय हो गया और 14 सितंबर को तो वो अगले पीएम बनेंगे और ये रिजाइन देंगे। तो अब एक जिस दिन हो जाए तो शिंजो एबे लॉन्गेस्ट रिमेनिंग पीएम ऑफ जापान हिस्ट्री, दैट इज द। और शिंजो एबे जिस तरह की इकोनॉमी चलाते थे अपने देश में, तो उनके अपने सोच के मुताबिक वहां पर एक नाम ही पड़ गया
ठीक है, एबेनोमिक्स, सिंजे एबे एबे, इकोनॉमिक्स का नॉमिक्स, एबेनोमिक्स, जैसे मोहनोमिक्स, हमारे मनमोहन सिंह के द्वारा चलाई गई इकोनॉमी, मोदिनोमिक्स, मोदी जी जिस तरह की इकोनॉमी चलाते हैं, तो मोदिनोमिक्स, एबेनोमिक्स, मोहनोमिक्स। ठीक है, ये ध्यान, ये सब नाम पूछा हुआ है। तो आज हम इसके साथ ही समाप्त करते हैं और कल हम पढ़ेंगे 30 और 31। तो कल अगस्त का फिनिशिंग पॉइंट में हम आ जाएंगे। तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।